नमस्कार साथियों, एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ। एडीओ सिलेबस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है आजीविका। आजीविका के अंतर्गत जितने भी सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अंतर्गत हमारा जो पहला इकाई एक रहेगा, इकाई एक हमारा रहेगा भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इन टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। ठीक है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप सबको पता है कि भारत जो एक कृषि प्रधान देश है तथा भारत की आजीविका लगभग कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची के जैसे हमारा पॉलिटी का एक विषय है, पॉलिटी में अंतर्गत हम पढ़ेंगे संघ सूची, राज्य सूची। तो ये जो कृषि है वो हमारा राज्य सूची का भाग है और इसके अंतर्गत जो नियम बनाने का काम है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर करती है तथा नीतिगत और संस्थागत तरीकों से संवर्धन करने का प्रयास कर रही है। साथ ही ऐसे नवाचार क्रांतियों का भी ये सहयोग कर रहा है। ऐतिहासिक पटल पर अगर हम देखें तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति और भी बहुत सारी क्रांति है जो कृषि अर्थव्यवस्था को जीवन प्रदान कर रही है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए खाद्यान्न या फसलें उत्पन्न करती है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन का होना अति आवश्यक है। ऐसे कृषि रूपी साध्य की प्राप्ति हम यंत्रीकरण और मशीनीकरण जैसे साधन संसाधनों के संभव हो पाया है। अब इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्रांतियों एवं यंत्रीकरण का जो मेन है ना, आपके जितने भी क्रांतियां हुए हैं या जितने यंत्रीकरण हुए हैं उनसे रिलेटेड हम आगे इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला है और हरित क्रांति ही एक ऐसा क्रांति है जिन्होंने भारत को एक कृषि प्रधान देश के रूप में विकसित किया है। साथ ही भारत की जो आजीविका है वो कृषि प्रधान हो गई है। इस हरित क्रांति ने रोजगार दिया, साथ ही आपकी जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादन क्षमता को शून्य से लेकर आपको शिखर तक पहुंचाया तथा देश को एक कृषि प्रधान देश बनाने में काफी योगदान दिया है। हरित क्रांति की बात है ना। अगर हम हरित क्रांति से अगर आशा लें तो कृषि क्षेत्र में परंपरागत तकनीकों तथा खेती की विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तन करना ही आपका हरित क्रांति है। कृषि के क्षेत्र में जो है ना, कृषि के क्षेत्र में परंपरागत तकनीक तथा खेती की विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तन करना ही आपका हरित क्रांति कहलाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, है ना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। अब अगर हम बात करें विश्व में हरित क्रांति की बात करें, है ना, विश्व में हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति शब्द का जो प्रतिपादन है वो 1968 में हुआ था। 1968 में अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गैड, है ना, विलियम गैड याद रखेंगे, USAID, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के निदेशक थे। जो ये विलियम गैड थे, है ना, जिन्होंने विश्व में हरित क्रांति का प्रतिपादन किया था, वे USAID के निदेशक थे, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर हरित क्रांति की जनक के बारे में बोला जाए तो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, है ना, जिनका जन्म 1914 को हुआ था और संस्थान अब यहाँ से जो उसका कर्म क्षेत्र संस्थान वो मैक्सिको है और इनको नोबेल पुरस्कार 1970 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व में कौन है जनक, है ना। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोध संस्थान, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शोध संस्थान की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये आपका मनीला है जो आपका फिलीपींस में है। अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का संस्थान ये की बात करें तो ये मैक्सिको में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर जो कि आपका राजस्थान में है ना, ये भारत की बात है ना। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1960, ये आपका कृषि है। उसके बाद अगर हम बात करें तत्कालीन जो हरित क्रांति हुआ था, है ना, भारत की अगर बात करें तत्कालीन राजनीतिक प्रमुख की, तो उस समय थे राष्ट्रपति के पद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी, और खाद्य मंत्री थे उस टाइम एस सुब्रमण्यम। भारत में हरित क्रांति का जनक, अगर भारत में हरित क्रांति का जनक बोले जाए तो आपका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर विश्व में बोले जाए तो बोरलाग, है ना, बोरलाग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। तो हम यहां से देख सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, और अगर विश्व में बोले तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो ये इस प्रकार के दो प्रकार से कूट वाले प्रश्नों में आपका मिलान करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अगर हम आगे बात करें हरित क्रांति से संबंधित जो शोध संस्थान और जो कार्यक्रम हुए हैं उनको हम एक बार यहां से एक बार रीड कर लेते हैं। 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुआ था, जो जिसका डेट था 16 जुलाई 1929। अनुशंसा किसने किया था? रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर इनका गठन हुआ था या स्थापना हुआ था। उसके बाद 1965 में इस जो संगठन है या संस्थान है उसका पुनर्गठन हुआ 1965 में, और इसका पूर्व नाम था, है ना, इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मुख्यालय था नई दिल्ली में। अब बात करते हैं 1951 से 1956 तक, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कृषि का विकास का लक्ष्य रखा गया। ये आपका हेरोल्ड डोमर जो आपका था मॉडल, उस पर आधारित था। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था 1951 से 1956 तक चला, जिसका मॉडल था हेरोल्ड डोमर योजना। इस समय आपके भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद 1952 में अगर देखें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ। 1960-61 गहन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। भारत के 7 राज्यों और 7 जिलों का चयन किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं 1963 में आपका राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन हुआ। 1963 में ही आपका कृषि पुनर्वित्त निगम का हुआ। 1963 में आपका बीज निगम। उसके बाद आपका 1964-65 में गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम का गठन हुआ था। 1965 में आपका भारतीय खाद्य निगम, है ना, भारतीय जो खाद्य निगम है उसका गठन हुआ था। 1965 कृषि एवं लागत मूल्य आयोग CSCP यह केंद्र सरकार के द्वारा जारी समर्थन मूल्य को लागू करता है। ये जो CSCP है वो केंद्र सरकार द्वारा जो ही जारी करता है जो समर्थन मूल्य उसका लागू करता है। यह एक स्वायत्त शासित संस्था है जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 1966 में देखें तो भारत में जो है वो हरित क्रांति का शुरुआत यहीं से हुआ था, है ना, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत। उसके बाद इन योजनाओं को देख लेंगे। 1998-99 में किसान क्रेडिट योजना, 1999-2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग जिसके अध्यक्ष थे एम एस स्वामीनाथन जो है राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे। 2006 में आपका द्वितीय हरित क्रांति हुआ, है ना, जिस द्वितीय हरित क्रांति हुआ था। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय किसान नीति। 2007 में आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल का अंग, जिसमें 3 अंग है ना, एक दाल मिशन, दूसरा चावल मिशन, तीसरा गेहूं मिशन। इसकी शुरुआत 2007 में हुआ था और इसके लिए जो अधिनियम बना था वो 10 दिसंबर 2013 को बना था। तो यहाँ से एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि 2007, है ना, 2007 में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के जो शामिल अंग थे वो कौन कौन से शामिल अंग थे, तथा इसका शुरुआत जो है ना 2007 में हुआ था। तो जो शुरुआत जो नियम है वो कब बनाया गया था, तो ये डेट आप याद रखेंगे 10 सितंबर 2013 को इसके लिए अधिनियम बनाया गया था। आयोग के अध्यक्ष थे जो सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड IAS थे, है ना। अब भारत में बात करें हरित क्रांति का विस्तार, तो भारत का हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान। ये हरित क्रांति मुख्यतः आपका पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये आपका उत्तरी राजस्थान में इसका प्रसार था। अब अगर भारत में हरित क्रांति का हम विकास की बात करते हैं तो विकास इसका 3 चरण में हुआ था। प्रथम चरण 1967 से 1980 है ना, 1980 तक, 1967 से 1980 तक। दूसरा चरण आपका चला 1981 से 1995 और जो तीसरा चरण चला वो 1995 से अब तक जो चल रहा है ना।
हरित क्रांति के लिए किए गए प्रयास, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, उन्नत बीज का प्रयोग, सिंचाई सुविधा का विकास, बहुफसली कार्यक्रम, आंदोलन, आधुनिक आधुनिक कृषि यंत्र का प्रयोग, कृषि सेवा केंद्र की स्थापना, कृषि उद्योग निगम की स्थापना, आपका मृदा परीक्षण। साथ ही आपको जो द्वितीय हरित क्रांति है, द्वितीय जो हरित क्रांति है उसका एक और नाम है इंद्रधनुष क्रांति या सतरंगी क्रांति। अवधारणा दिया था हमारे JAPJ अब्दुल कलाम जी ने, है ना। तथा साथ ही आपका MS स्वामीनाथन जी थे। उस समय इसका जो राशि था वो 50,000 करोड़ रुपए था। तब याद रखेंगे द्वितीय जो हरित क्रांति है, द्वितीय हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे इंद्रधनुष क्रांति या सतरंगी क्रांति। अवधारणा किन्होंने दिया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और यहाँ पर थे MS स्वामीनाथन जी। उसके बाद यहां देखेंगे हरित क्रांति के लिए गई फसलों की किस्में, है ना। ये जो किस्में है जो विश्व में, आप यहां से एक बार रीड कर लीजिएगा, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, है ना। ये PDF में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब भारत में हरित क्रांति किसोन्नति योजना, इसका प्रारंभ 2005 में हुआ था। उद्देश्य था किसानों की आय में वृद्धि तथा किसान जो कृषि का है उसका वैज्ञानिकीकरण करना। तो हरित क्रांति कृषि किसोन्नति योजना जो है 2005 में स्टार्ट हुआ था, तथा इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों की आय में वृद्धि तथा कृषि का वैज्ञानिकीकरण करना। अब ये जो आपका योजना है तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ से हमारा मेन जो उसका योजनाओं का फुल फॉर्म हमें याद रखना होगा। फुल फॉर्म जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, साथ ही ये आपको कोड के रूप में भी लाने के लिए दिया है ना। तो आपका एक तरफ आपका हिंदी दिया रहेगा और दूसरी तरफ आपका इंग्लिश, तो दोनों आपको यहाँ से याद रखना होगा। अब इसको हम पहला देखते हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन, MIDH, है ना, MIDH है। दूसरा अगर हम देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, NFS है, तो इसका फुल हो जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, है ना, NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तीसरा हमारा है कृषि विस्तार का प्रस्तुतिकरण, SMAE, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, उसके बाद है बीज और पौधे रोपण सामग्री पर मिशन, है ना, SMSP, सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। उसके बाद हमारा अगला रहेगा कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, है ना, उपमिशन SMAM, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मशीनाइजेशन, है ना, मशीनाइजेशन। उसके बाद हमारा अगला रहेगा पौधे संरक्षण एवं पौधे संरोधक से संबंधित उप मिशन, SMPPQ। उसके बाद हम देखेंगे अगला रहेगा कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, ISAM और NEOPA। इसका फुल फॉर्म आप यहां से बताएंगे कमेंट करके, जो हमारा है, या वहां से आप फुल फॉर्म इनका सर्च करके बताएंगे आप, है ना। उसके बाद अगर बोले जाए तो हरित क्रांति में अन्य सहायक संस्थाएं, हरित क्रांति जो है एक है, तो हरित क्रांति में और कौन कौन सी संस्थाएं शामिल है उसके लिए, है ना, ISOPOM, दलहन, तिलहन, पाम तेल और मक्का एकीकृत योजना। इसका NAFED, यहां से इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, NAFED, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1958 में हुआ था, ना। इनका NAFED, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1958 में हुआ था। दूसरा याद रखेंगे आप ट्राइफेड, TRIFED, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका स्थापना हुआ था 1987 में। यह आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, है ना।
अब उसके बाद हम देखने वाले हैं हरित क्रांति की क्या क्या उपलब्धियां थी। तो 1965-66 की तुलना में 21वीं सदी की प्रारंभ तक कुल खाद्यान्नों में 175% की वृद्धि हुई। लगभग आपका 2 गुना, है ना, 2 गुना आपका वृद्धि हुआ। तथा गेहूं के क्षेत्र है, गेहूं जो है, तो गेहूं में इनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा तथा उत्पादन में लगभग 562% या 6 गुना वृद्धि हुआ, है ना, 562% या 6 गुना हुआ। तथा चावल के क्षेत्र में इनका 3 गुना वृद्धि तथा दाल में वृद्धि देखने को मिला, है ना। उसके बाद हम देखेंगे हरित क्रांति के घटक। हरित क्रांति के घटक, हरित क्रांति का संचालक बहु घटक पर निर्भर है, जो कि निम्नानुसार है। उन्नतशील बीजों का प्रयोग, तो अगर आपको फसल अगर अच्छा चाहिए तो आपको उन्नतशील बीजों का प्रयोग होगा, है ना, तो यहाँ से बीजों को प्रयोग करना है। दूसरा कि जब तक आपका सिंचाई एक अच्छे वे में नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा, तब तक आपका जो फसल उत्पादन है उसकी दर नहीं बढ़ाई जा सकती। तो फसल जो सिंचाई के लिए नहर, नलकूप और कुआं जैसे, है ना, आदि का पर्याप्त उपलब्धता थी। उसके बाद देखेंगे तीसरा है हमारा उर्वरक। हरित क्रांति के लिए चयनित पौधों के लिए रासायनिक उर्वरक तीव्र अनुकूल दशा निर्मित करते हैं। परंपरागत फसलों की तुलना में उन्नतशील बीजों से, है ना, उन्नतशील बीजों में 4 से 10 गुना अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। जो आपका उर्वरक है, जो नॉर्मल अगर आप बात करें तो उसमें आपका नहीं लगता है उर्वरक, लेकिन अगर आप कुछ जो स्पेसिफिक पौधे हैं या चयनित जो पौधे हैं उनकी उत्पादन के लिए हमें जो बीजे हैं उनमें से 4 से 6 गुना अधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है। अब ये रेशियो आप देख लेंगे, रीड कर लेंगे। उसके बाद आता है कीटनाशक रसायन। उन्नतशील उत्पादन वाले पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है। जो उन्नतशील उत्पादक है, जो पौधे हैं, कुछ पौधे हैं, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, अतः उनके संरक्षण के लिए कीटनाशक का प्रयोग बढ़ गया। इस कीटनाशक दवाओं का प्रयोग 450 ग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर आपका 1203 ग्राम, लगभग आपका 3 गुना बढ़ा है, जिसके फलस्वरूप रासायनिक कीटनाशक के फलस्वरूप बहुत सारे जो आपकी वनौषधि है या वनोपज है वो लुप्त होने के कगार पर है। साथ ही जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो भी इस रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग से वो लुप्त होने के कगार पर हैं। अगर हम बात करें रासायनिक, यहाँ से आधुनिक तकनीक वाले उपकरण का प्रयोग। आधुनिक तकनीक है, एक ट्रैक्टर देख लेंगे, थ्रेशर, डीजल व विद्युत चलित पंप सेट, ट्रेलर आपका हो जाएगा। तो इन सब के उपयोग से जो हरित क्रांति को और आसान किया गया है। साथ ही उत्पादन क्षमता और जो कार्य मजदूरी है उनको कम करके हरित क्रांति को और बढ़ावा दिया गया है। अब हरित क्रांति के प्रभाव से संबंधित एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक कथन दिया है, अगर उसमें उर्वरक न डालो तो कोई उत्पादन नहीं होगा। आज अगर उसमें कोई उर्वरक न डालो तो उसका उत्पादन नहीं हुआ। इसका दिया था डॉक्टर एस एल जॉल ने इनका यहाँ पर प्रतिपादन किया था। ठीक है, एक सेकंड। अगर हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का सामाजिक जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है। हरित क्रांति के कारण जो बहुत से ग्रामीण कृषक हैं वो समाज में गतिशील हुए, समाज के जो विभिन्न कार्यक्रम है उनमें आपने शामिल होना स्टार्ट किया, जो आपका हरित क्रांति के कारण ही संभव हो पाया है। भारतीय कृषि जो है जो जीविकोपार्जन, जो जीने के साधन है, जो आजीविका के साधन है, उससे बढ़कर ग्रामीण समाज के आय का मुख्य स्रोत बन गया। किसान की आय में वृद्धि हुई तथा साथ ही उनके सामाजिक, पारिस्थितिक और शैक्षणिक स्तर में अभिवृद्धि हुई। जिस प्रकार आपका जैसे हरित क्रांति फसलों का उत्पादन हुआ, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई, आय के साथ साथ उनके सामाजिक स्तर और उनके आय अधिक होने के कारण वो एक शिक्षा या जो उनके शिक्षित जो स्तर है उनका विकास हुआ, है ना। उसके साथ साथ ही ग्रामीण जो कृषि है वो अपना स्वकेंद्र बना, है ना, स्वकेंद्रण के साथ आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। छोटे व बड़े किसानों के मध्य आर्थिक असमानता की खाई की वृद्धि से आपसी संघर्ष बढ़ा। अब यहाँ से देखेंगे छोटे और बड़े जो किसान हैं वो उनके बीच एक जो हरित क्रांति है, तो जो छोटे किसान है वो आधुनिक यंत्र या आधुनिक मशीनीकरण या वैज्ञानिक तरीके से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो बड़े किसान जिनके पास अधिक मात्रा में धन है वो बिल्कुल हरित क्रांति कर सकते हैं। तो जो उन
छोटे और मध्य किसान हैं उनके बीच की जो है वो आर्थिक असमानता की खाई की वृद्धि से आपसी संघर्ष बढ़ गया, उन दोनों में आपसी संघर्ष बढ़ गया। अगर उसके बाद हम बात करें आर्थिक प्रभाव की, आर्थिक प्रभाव तो मैंने बताया जैसे कि जो मध्यम वर्गीय या उच्च परिवार है वो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल पंप आदि का उपयोग बढ़ाकर कम श्रम में अधिक उत्पादन संभव हुआ है। देश में खाद्यान्न उत्पादन व खाद्य गहनता में अपेक्षित तीव्रता से वृद्धि हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि कृषि में प्रयोग होने वाले मशीनों के साथ, मशीनों के अलावा कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों की मांग में तीव्र वृद्धि के साथ इसमें संबंधित उद्योगों का विकास हुआ। अगर आधुनिकीकरण हो रहा है, कृषि हरित क्रांति से आगे बढ़ रहा है, तो कृषि के साथ साथ जितनी भी उनकी सामग्रियां हैं जैसे ट्रैक्टर, ट्यूबवेल पंप हो जाएगा, और जो रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक उर्वरकों का भी डिमांड बढ़ने लगा, तो जो उससे संबंधित जो भी आपका उद्योग है तो उद्योगों का विकास होते गया। साथ ही आप देखें भंडारण केंद्र, अनाज मंडी का भी विकास हुआ और परिवहन सुविधा ये सब बढ़ी है ना। उसके साथ साथ जो किसान है, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव संस्था का विकास हुआ, जिससे किसानों को ऋण की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो गई। किसान है तो किसान अगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो सरकार द्वारा उनको जो कोऑपरेटिव बैंक है या सहकारी बैंक या नाबार्ड बैंक, जो आपका खासकर एग्रीकल्चर नाबार्ड है, तो उन सब बैंक के माध्यम से किसानों को कम जो है ऋण पर, है ना, ऋण पर जो सुविधा आसानी से उपलब्ध हो गई। उसके बाद हम बात करें राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो कृषि के कारण ये एक राजनीतिक प्रभाव भी इस मुद्दा पड़ा है। जैसे कि कृषि है तो कृषि संबंधी जो भी किसान है तो वो जो राजनीतिक है वो सब एक कृषि के माध्यम से एक जो किसान है वो एक वोट का साधन बन गए, है ना। किसान तथा उनसे संबंधित मुद्दों, जो किसान संबंधित जो मुद्दा होता है, जो किसान संबंधित मुद्दाएं हैं, उनको केवल स्थानीय स्तर पर ना अपितु राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जाना। जब हरित क्रांति का विकास हुआ तो हरित क्रांति के साथ साथ जितने भी किसान जुड़े थे तो जो उनकी समस्याएं हैं उनको पार्टी, जो भी पार्टी है वो एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का प्रयास करते थे और उनको महत्व दिया जाने लगा। तो ये आपका राजनीतिक महत्व हो जाएगा। कृषि संगठनों का विस्तार और एक दबाव समूह के रूप में निर्मित हुआ। किसान और किसान संबंधित मुद्दे देश के राजनीतिक दलों के लिए अब वोट बैंक का मुद्दा बन गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो किसान और किसान संबंधित जो भी मुद्दाएं हैं और जितने भी किसान हैं तो वो एक वोट बैंक की तरह मुद्दा बन गया। और उसके बाद देखेंगे आर्थिक रूप से जो किसान सशक्त थे, बड़े किसान थे, स्थानीय राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया, जिससे राजनीति की शीर्ष पंक्ति में कृषक समुदाय का वर्चस्व बढ़ा। ये इसी समय है जब किसानों का जो है वर्चस्व आगे बढ़ा हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे पारिस्थितिक प्रभाव। पारिस्थितिक प्रभाव है जिसमें आप देखेंगे हरित क्रांति में अत्यधिक जो आपको उर्वरक और रासायनिक खाद के प्रयोग से पर्यावरण अनुकूल परंपरागत फसलें, जो परंपरागत तरीके से पैदा होने वाली फसलें हैं, तो जो अधिक रासायनिक उर्वरक और रासायनिक खाद्यान्नों का उपयोग होने के बाद जो परंपरागत फसलें हैं वो विलुप्त होने के कगार पे आ गई हैं। अत्यधिक सिंचाई से मृदा की क्षारीयता और अम्लता में वृद्धि हुई। उसके बाद यहाँ पर कुछ जो पॉइंट है वो ध्यान देने वाले पॉइंट है, जैसे पारिस्थितिकी के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए पुनः जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया। जो जैविक कृषि है उसको बढ़ावा दिया गया है ना। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि वर्ष 2016 में सिक्किम जो है इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ था तथा स्वयं को पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया। जो सिक्किम है, ये जो सिक्किम है वो प्रथम पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया था, प्रथम जैविक। और उसके बाद देखेंगे कि भारत का पहला अगर बात करें तो लक्षद्वीप है वो भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। और अगर पूर्ण जैविक की बात करें तो हमारा सिक्किम है, और प्रथम की बात करें भारत में तो भारत में प्रथम की बात करें तो लक्षद्वीप भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसी क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना भी छत्तीसगढ़ को जैविक राज्य बनाने हेतु सहयोग कर रहा है। जो पिछले अभी सरकार है ना तो उनके कार्यकाल में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना है वो जैविक राज्य बनाने हेतु सहयोग कर रही है।
तो इस प्रकार से हमारे हरित क्रांति का क्लास खत्म होता है यहाँ से। उसके बाद हम अगले क्लास में देखेंगे श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति से जितनी भी जुड़ी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं जुड़ी हैं, वो हमारा अगला क्लास रहेगा, कल का क्लास या नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति। तो इस प्रकार से हमारा आजीविका के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के बारे में हमने देखा विश्व स्तर पर हरित क्रांति और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति, दोनों को हमने समझा, दोनों से वैज्ञानिकों के देखा, दोनों से किस प्रकार से लाभ है और उनका उद्देश्य क्या था। साथ ही इन जो हरित क्रांति से जुड़ी भी जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को हमने इस क्लास के माध्यम से देखा। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम बात करेंगे श्वेत क्रांति के बारे में। तब तक के लिए आप अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए, अगले वीडियो जल्द ही आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा जो क्लास रहेगा वो श्वेत क्रांति से रिलेटेड रहेगा।